नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार सुबह सुबह की शुरुआत होती है चाय की चुस्कियों के साथ। चाय के साथ होता है हाथ में अखबार। तरोताज़ा उस मन से जब हम अखबार को खोलते हैं तो कई बार हमें सड़क दुर्घटना जैसी दुखद खबर देखने को मिल जाती है। वो पढ़कर मन विचलित हो जाता है। हम कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण ये हादसा हो गया। शायद वो यातायात के कुछ नियम ही हैं जिनका पालन ना करने के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिल में ये मान लिया होता है कि मानवता के लिए किया गया उनका कार्य, समाज सेवा ही उनका धर्म है। मेरी बातों से शायद आप इशारा समझ चुके हैं कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है घर परिवार, इसमें आज का विषय है अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और इसी विषय पर विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेहा खुल्लर जी हमारे साथ हैं। आप सड़क सुरक्षा एक्टिविस्ट हैं। पिछले 18 वर्षों से निरंतर आप यातायात सुरक्षा को लेकर बहुत सारा कार्य आपने किया है और वर्तमान की अगर बात करें तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। नेहा खुल्लर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनाली और दर्शकों को नमस्कार। नेहा जी, जो सबसे पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो समाज सेवा का काम है या सोशल वर्क है, ये करने का जो विचार है ये कब आया? बचपन से ही आप ये करना चाहती थी या समय के साथ आपने ये सोचा? देखिए, मैं इसमें सच बोलूँगी, बचपन में मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे सामाजिक मुद्दों के लिए कोई सड़क सुरक्षा का काम करना है या सामाजिक भलाई के लिए काम करना है। लेकिन एक विषय में मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिसाइसिव थी। मैंने डिसाइड कर रखा था कि 12वीं के बाद मेरे को अपने पेरेंट्स के ऊपर मेरी पढ़ाई का बोझ नहीं डालना। तो मैंने जब 12वीं कंप्लीट करी, उसके बाद मेरे कॉलेज के साथ साथ मुझे एक एनजीओ के बारे में पता चला जो कि सड़क सुरक्षा के विषय में स्कूलों में जागरूकता का कार्यक्रम करता था। तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर इस इंटेंशन से कि मैं अपनी छुट्टियों में और जो शाम का समय है उसमें अगर काम करूँगी तो मुझे उसके बदले में थोड़ी बहुत मॉनेटरी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जब मैं मतलब आप मान के चलिए, जब कॉलेज डेज़ में जब मैं इस क्षेत्र में आई और मैंने इसको जाना और इसकी गंभीरता को समझा, तब ज़रूर मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे काम करना है। लेकिन उसमें भी अभी तक मैं ये फाइनल नहीं कर पाई थी कि मुझे इसमें मतलब एनजीओ के थ्रू ही काम करना है या एज ए इंडिविजुअल समाज की सेवा के लिए कोई मुद्दा उठा के काम करना है। लेकिन एक चीज़ तय हो गई थी कि सड़क सुरक्षा पे मुझे ज़रूर काम करना है। जी, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया सड़क सुरक्षा या यातायात के बारे में, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और मुझे लगता है इस क्षेत्र से जुड़ाव भी कम लोगों का होता है। तो आपने क्या खास पाया इसमें कि आपको लगा कि मुझे इसी में काम करना है? आपने बहुत ही सही बात कही है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में मैंने काम करना शुरू किया था तो अक्सर मेरे से यही सवाल पूछा जाता था कि अगर सड़क मतलब सामाजिक भलाई के लिए काम करना है तो आप महिलाओं के साथ काम करें, बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए काम करें, या फिर गरीब बच्चों के साथ काम करें, न्यूट्रिशन पे काम करें, आप हेल्थ पे। तो सड़क सुरक्षा में ऐसा क्या है कि आप मतलब इस पे मतलब इसमें काम करने के लिए एक्चुअल में है क्या? मेरे से ये सवाल पूछा जाता था। तब मैं उनको यही जवाब देती थी, देखिए, सड़क सुरक्षा हर घर से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहां कोई ना कोई हादसा ना हुआ हो सड़क से रिलेटेड, चाहे वो छोटा हो या फिर कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जहां मेजर हादसे हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। तो जब हम डेटा की तरफ देखेंगे, जो कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम नहीं देख पाते, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर साल भारत में हमारे बीच में से 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर मैं राजस्थान राज्य की बात करूं तो 10,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और ये भी सरकारी आंकड़ा है जो रिकॉर्ड हुआ है। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये 2.5 गुना ज़्यादा है ये आंकड़ा। तो आप देखिए, कोई सुनामी आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है जिसमें इतना ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसके बारे में इतने प्रयास किए जाते हैं कि दोबारा इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर में इस तरह का नुकसान ना हो। आप कोविड का एग्जाम्पल लीजिए, कोरोना का।
कोरोना में इतनी डेथ्स नहीं हुई हैं जितनी हर साल हमारे बीच में से सड़क हादसों में से लोग जान गंवा रहे हैं। तो ये जो नंबर था, इससे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुई कि मतलब ये इतना बड़ा मानवता के लिए, मतलब इतना बड़ा ये हज़ार्ड है, इतना बड़ा डेंजर है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा। जी, आपने यातायात की बात की, आपके एनजीओ की अगर बात करें, बहुत ही अग्रणी एनजीओ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो वर्क है या फंक्शन है, किस तरह से आप लोगों को जागरूक करते हैं, इसको लेकर कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है? देखिए, हमारी संस्था की शुरुआत तो पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से हुई थी, जिसमें हमारे फाउंडर ट्रस्टीज़ जो हैं, उनकी 17 वर्षीय जो पुत्री थी, उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। क्योंकि वो स्टूडेंट थी, तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने भी सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा से अपनी शुरुआत करी, जिसमें हम लोग स्कूलों में जाके एज स्पेसिफिक जो है वो हम करिकुलम के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते थे, जिसमें हम जो हमारे क्रिएटिव मोड्स होते हैं, जैसे हम कुछ जिंगल्स का इस्तेमाल करते थे, नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल करते थे, इस तरीके से हमने जागरूकता फैलाने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि खाली जागरूकता नहीं, इसमें और भी अहम पहलू हैं, जैसे कि जागरूकता समाज के साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, जागरूकता हमारे स्टेक होल्डर्स की, जिसमें पुलिस भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, जिसमें हमारे जो सड़क निर्माण जो एजेंसियां होती हैं वो भी आते हैं, और हमारी इमरजेंसी सर्विसेज भी, वो भी इसके अंदर आती हैं। तो पहले तो हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने समझा कि इनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है। फिर हमने इस बात को समझा कि जागरूकता के साथ साथ ये जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया, इनकी तरफ से भी प्रयास होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी सड़कों का निर्माण ही सुरक्षित हो तो हम 70% दुर्घटनाएं रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जागरूक तो करते हैं कि आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क को क्रॉस करिए, लेकिन जब एक बच्चा ये स्कूल में सीख के आता है कि मुझे ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, और वो बाहर जाता है और उसको सड़क पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिखती ही नहीं है, तो वो जो उसने सीखा है वो उसको वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाता। और इसी तरह इमरजेंसी सर्विसेज, भाई दुर्घटना में क्या है, ह्यूमन एरर इन्वॉल्व है, तो जहाँ ह्यूमन एरर इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ हम उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं, उसकी गंभीरता कम कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। तो उसी तरह से वहाँ रोल आ जाता है हमारी इमरजेंसी सर्विसेज का, कि दुर्घटना तो हो गई, पर उसके बाद कितनी जल्दी उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाके उसको तुरंत इलाज अगर उपलब्ध हो जाता है तो शायद उसकी जान बच जाए। तो इन पहलुओं को हमने समझा और फिर इन सब विषयों पे हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। जी, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने शुरुआती बात में अपने कहा था कि बच्चों को लेकर स्कूल में जाकर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं आप लोग, तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या होम मेकर्स को भी इस तरह का कोई प्रशिक्षण दिया जाता है? क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए उसका जो घर है वही उसका सबसे पहला स्कूल है। सबसे पहले बच्चा जो घर में देखता है वो सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो क्या कई बार बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव उन पे पड़ता है? और क्या मदर्स को लेकर, स्पेशली होम मेकर्स को लेकर भी आप लोग कोई कैंपेन चलाते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं? एब्सोल्युटली सोनाली, हम इस क्षेत्र में प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो पहले तो हम आंकड़ा समझें कि हमारे यहाँ जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अर्बन शहरी इलाकों में कम होती हैं, और जो हमारा रूरल है, सेमी अर्बन इलाके हैं, वहाँ पे हमारी 77% दुर्घटनाएं होती हैं सड़क। तो एक तो जागरूकता का जो ये कार्यक्रम है वो खाली शहरी इलाकों से निकल के हमारे रूरल एरिया में ज़्यादा जाना चाहिए। अब बात आती है होम मेकर्स की। तो पेरेंट्स में स्पेशली जो महिलाएं हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और हमारा जो समाज है, ये मैं एक तरह से कहूँगी कि हमारे समाज में एक कमी है कि महिलाओं को इसके अंदर जजमेंटल होके देखा जाता है, उनकी क्षमता पे शायद इतना भरोसा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि महिलाएं गाड़ियां कम चलाती हैं, इस्तेमाल कम करती हैं। जनरली हमारे फादर हैं या घर में जो पुरुष हैं वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चलाना सीखते हैं। तो एक ये जाना जाता है कि भाई गाड़ी और गाड़ी से रिलेटेड जो जानकारी है वो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी हाल ही में, मतलब 20 दिन पहले ही हमने कुकस ग्राम पंचायत में
एक कार्यशाला आयोजित करी सड़क सुरक्षा की, और उसमें पहली पंक्ति में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी घूंघट के अंदर, और पीछे सारे मतलब कम से कम 70 के करीब पुरुष बैठे हुए थे। और उसमें जब खासकर मैंने हेलमेट की बातचीत शुरू करी, तो हेलमेट किस प्रकार का होना चाहिए और हेलमेट किस प्रकार से उसकी चेन स्ट्रैप बंधी होनी चाहिए, इस तरह की जो तकनीकी जानकारी थी वो पुरुष नहीं बता पाए, लेकिन जो घूंघट में एक महिला बैठी थी उन्होंने खड़े होकर सारे उत्तर दिए और बहुत अच्छी तरह से दिए। तो ये मुझे मतलब एहसास हुआ कि देखिए घर की जो महिलाएं होती हैं उनको जानकारी भी होती है, उनका इंटरेस्ट भी होता है, और वो उसको दायित्व की तरह समझती भी हैं कि परिवार की सुरक्षा उन पे निर्भर करती है। फिर भी कहीं ना कहीं शायद हम उनको उस तरह का मौका नहीं देते हैं। तो मेरी जितनी भी यहाँ पे मदर्स जो मुझे सुन पा रही हैं उनसे मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगी कि आप आगे आएँ। आपके घर परिवार में जो इस तरह की सुरक्षा के मुद्दे हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई हेलमेट लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, या फिर जब तक बच्चा 18 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसको लाइसेंस उपलब्ध ना करवाएं, गाड़ी उपलब्ध ना कराएं, इस विषय में आप लोग आगे आइए, खुल के बात करिए, और सिर्फ आगे नहीं आए बल्कि अथॉरिटी से आप अपने परिवार वालों को रोकें ताकि वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। महिलाएं जो हैं वो समझती हैं कि बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है हेलमेट पहनना या यातायात के जो नियम हैं उनको फॉलो करना। साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स की अगर बात करें, शहरों में ज़्यादा होते हैं, गाँव में उतना ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती हैं, पर शहरों में भी ये कई बार देखने में आता है कि जैसे ही ग्रीन लाइट हुई तो सड़क पर चलने वाले लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सिग्नल दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए होता है। कि ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं शायद ये पढ़ाई में ये शामिल की जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए सड़क के जो नियम है ना वो सभी रोड यूज़र्स के लिए हैं, चाहे आप पैदल व्यक्ति हैं, चाहे आप क्या कहते हैं एनिमल कार्ट चलाते हैं, आप चाहे आप ई रिक्शा चलाते हैं, मतलब नॉन मोटराइज जो हमारे, या आप वेंडर हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, या आप मोटराइज गाड़ी चलाते हैं, तो जितने भी रोड यूज़र हैं हमारे भारत में सबके लिए सड़क सुरक्षा के नियम लागू होते हैं। अब अक्सर ये देखा गया है कि जो ये नॉन मोटराइज्ड वाला सेगमेंट है, जैसे कि पदयात्री हो गए, या फिर ई रिक्शा वाले हो गए, या ठेला गाड़ी वाले हो गए, इनको नियमों की जो जानकारी है वो मेरे ख्याल से इनके पास शायद साधन भी नहीं है, माध्यम भी नहीं है कि ये कहाँ से सीखें। क्योंकि आज जो हमारी लाइसेंस प्रक्रिया की जो स्थिति है वो ये है कि शायद टू व्हीलर भी जो व्यक्ति चलाता है वो भी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके लाइसेंस लेने नहीं जाता। खाली जो फोर व्हीलर है या फिर जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं, खाली वो लोग हैं जो पहले सीखते हैं और उसके बाद ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं, उसके बाद प्रशिक्षण लेके फिर वो लाइसेंस लेने जाते हैं। लेकिन जो मेजर चंक है सड़क मतलब रोड का इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं पदयात्री, ठेला गाड़ी और टू व्हीलर वाले। तो इनको खाली ब्लेम करने से तो नहीं होगा, इनको नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार को प्रयास करने चाहिए, ऐसे साधन उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि इन लोगों को भी जानकारी हो। भाई अगर पैदल व्यक्ति, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि सिग्नल ग्रीन हो गया है, वाहन रेडी है जाने के लिए, और उस समय में अचानक से कोई पदयात्री आके सड़क क्रॉस करेगा तो वो दुर्घटना डेफिनेटली होगी, और उसमें ब्लेम आएगा हमारे वाहन चालक पर, पेडेस्ट्रियन पे नहीं आएगा। तो ये जो सड़क सुरक्षा की जानकारी है ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर सेगमेंट को हमें कवर करना है। आपने नुक्कड़ नाटक का जिक्र किया था कि इनका जो आयोजन है क्या वो समय समय पर किया जाता है, कितनी अवधि का होता है, और कैसे इससे आप, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि सड़क पर चलने, सड़क का जो उपयोग है वो ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिनको जानकारी कम है, तो आप बताइए कि उसमें क्या रिस्पांस रहता है, लोग क्या समझते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जब इस तरह के नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं? जी देखिए, जहाँ तक ये नुक्कड़ नाटक है या फिर डांस ड्रामा है या इस तरह का मीडियम जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट जगता है, तो उससे एक बार को तो हम गैदर तो कर ही लेते हैं ऑडियंस को, लेकिन जो जानकारी उनको देनी चाहिए उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उनको डेटा से भी वाकिफ़ करवा पाएँ कि भाई स्थिति क्या है हमारे राज्य की, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और उनको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम बातचीत के माध्यम से उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें
खाली वाहन चलाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खाली वो हम कवर नहीं करते। अगर वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो कोई मतलब हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्बन रोड का नहीं कर रहे, तो मतलब अलग अलग स्थितियों में उनको क्या सावधानियां बरतनी हैं। या सिंपल सी बात है कि भाई कोई टू व्हीलर है और साथ में हमारे हाईवे पे हैवी व्हीकल चल रहा है, ट्रक ट्रॉला चल रहा है, तो उससे कितनी उचित दूरी बना के चलनी है। तो इन मतलब इसको मैं कहूँगी कस्टमाइज्ड नॉलेज, जिसको जिस जागरूकता की ज़रूरत है उसको वही नॉलेज हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि एम्बुलेंस जो होती है वो खुद यातायात के बीच में अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो फंस जाती है। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एम्बुलेंस को कैसे रास्ता दें, या 108 अगर किसी के लिए जल्दी पहुंचना चाहती है तो उसको लेकर आप लोग कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं? देखिए, ये जो इमरजेंसी रिस्पांस का जो सीन है वो तो खाली हमारे राज्य में नहीं, पूरे भारत में काफ़ी ख़राब है। क्योंकि पहले तो ये भी था कि लोग मदद करने से घबराते भी थे, जिसमें खाली अगर एम्बुलेंस का या पुलिस को इन्फॉर्म भी करना है तो लोग कतराते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस हमें ही गवाह बनाने की कोशिश करेगी और हमें फिर कोर्ट कचहरी में पेशी के लिए जाना पड़ेगा गवाही देने के लिए। तो इसी डर को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक नियम आया 2016 में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो भी व्यक्ति जो भला मददगार है, जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करेगा, उसको 2 सुविधाएं दी। पहला सुविधा भारत सरकार ने ये दी कि पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करेगी। मतलब उन्होंने घायल की मदद करी, पुलिस को इन्फॉर्म किया या उन्होंने अस्पताल में उसको पहुंचा दिया, वहीं पे उनका रोल खत्म। लेकिन अगर वो स्वयं की इच्छा से गवाह बनना चाहते हैं तो ही पुलिस उनका नाम, नंबर वगैरह रिकॉर्ड करेगी। और दूसरा उन्होंने ये सुविधा प्रदान करी कि अगर वो एम्बुलेंस समय पे नहीं आ पाई है और अगर वो स्वयं उसको निजी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं तो निजी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं करेगा, उसको मतलब वो एडमिशन देगा विक्टिम को, और जो लेके आया है उससे वो किसी भी प्रकार की पैसे की डिमांड नहीं करेगा, और वो उसको वेट नहीं कराएगा कि भाई जब तक पुलिस नहीं आ जाती या इसके घर वाले नहीं आ जाते आप भी यहीं प्रतीक्षा करें। तो ये जो लॉ है इसका नाम है गुड समैरिटन लॉ। तो ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश से लागू हुए। फिर जब 2019 में जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसके तहत हमारा सारा मैनेजमेंट ट्रैफिक का चलता है, वो 2019 में रिवाइज हुआ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उसको एक्ट बना के ही इसके अंदर इंक्लूड किया। तो सेक्शन 134A ये सेक्शन है जो कि भले मददगार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और पुलिस और मेडिकल सर्विसेज के लिए इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको किसी भी तरीका का हैरेसमेंट नहीं करना है। अब बात आती है जागरूकता की। तो जैसे ये लॉ आया 2016 में, आवश्यकता ये थी कि हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब गांव ढाणियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर आप मदद करेंगे तो आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, ना आपको किसी प्रकार का मॉनेटरी लॉस होगा। तो इसके लिए हमने वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी, कुछ हमने क्रिएटिव्स लगा के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करवाया ताकि लोग इसके बारे में जानें। अस्पतालों के बाहर, पुलिस स्टेशंस के बाहर राज्य सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए। इसमें मैं आपको अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार ने स्पेसिफिकली इस लॉ के लिए 5,000 का इनाम भी रखा है कि राजस्थान में जो भी घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसको गंभीर घायल की मदद करता है, उसको राजस्थान सरकार की तरफ से 5,000 का इनाम भी दिया जाता है। तो ये जो एम्बुलेंस की समस्या थी कि लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, रास्ता नहीं देते हैं, तो अब शायद थोड़ा सा लोगों में ये बदलाव आए कि एम्बुलेंस को हमें रास्ता भी देना है और इन्फॉर्म भी करना है टाइमली। और एक ओवरऑल मैं कहूँगी कि सिविक सेंस की तो डेफिनेटली ज़रूरत है हमें। थोड़ा सा हमारे अंदर जैसे जिस तरह से हम संस्कार देते हैं बच्चे को, भाई हम मंदिर जाते हैं तो हम उसको बताते हैं कि भाई आप जूते चप्पल बाहर उतारें, जाके घंटी बजाएं। तो ये जो जब बड़े कोई हमें दिखते हैं तो हम चरण स्पर्श करने के लिए कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो कायदे हैं कि भाई गंभीर की मदद करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, एम्बुलेंस को रास्ता देना, ये हमारे संस्कार हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने चाहिए। जी। और यहाँ पर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सड़क सुरक्षा की बात हो रही है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो
कई बार लोग भीड़ जुटा देते हैं, जो व्यक्ति घायल है उसकी मदद करने की कोशिश तो करते हैं, पर कई बार उन्हें पता ही नहीं होता है कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाना चाहिए, या अगर फ्रैक्चर है तो कैसे स्पिंट किया जाना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी जो है वो आम आदमी को नहीं होती है। तो क्या इसको लेकर भी आप लोग उन्हें बताते हैं कि कैसे अगर कोई घायल व्यक्ति है तो उसकी मदद किस तरह से करनी है कि वो सही सलामत तरीके से, सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल पहुंचे? जी, ये जो घायल व्यक्ति की मदद करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर ये समझाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि भाई अगर कोई घाव हो गया है तो उस पर पट्टी किस प्रकार बांधनी है, फ्रैक्चर है अगर तो उसको किस तरह से संभालना है, किस प्रकार से उस व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट करना है उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 90% चांसेस ये रहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में चोट लग सकती है। तो उसको संभालते हुए व्यक्ति को कैसे गाड़ी के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट करना है या एम्बुलेंस तक लेके जाना है। फिर अगर व्यक्ति को दुर्घटना की वजह से शॉक लगा है और उसके जो हार्ट बीट है या जो उसका मतलब जो ओवरऑल प्रोसीजर है सांस लेने का और दिल धड़कने का वो बंद हो चुका है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, तो ऐसे समय में हमें एम्बुलेंस का वेट ना करते हुए तुरंत किस प्रकार से सीपीआर देना है। सीपीआर बेसिकली मैं अगर आम भाषा में बताऊं तो हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है कुदरती तौर पे, तो सीपीआर ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हार्ट बंद हो चुका है तो हम बाहरी रूप से प्रेशर देके हम उसको पंप करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग है ये तकनीकी ट्रेनिंग है, इसको हम सिर्फ कम्युनिटी के साथ ही नहीं, हम पुलिस को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो पुलिस ही है। पुलिस दुर्घटना स्थल पे पहुंचती है और उनको भी ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर एम्बुलेंस नहीं आई है तो किस प्रकार से घायल को संभालना है। और ये ट्रेनिंग हाल ही फ़िलहाल में हमने शुरू करी है एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ भी, और जो हमारे EMTs होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि एम्बुलेंस में ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, उनको भी हमने इस प्रकार की ये जो ट्रेनिंग है ये हमने उपलब्ध करवानी शुरू करी है। सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में। अभी पिछले महीने ही इस प्रकार की हम ये जो ट्रेनिंग है हम हरियाणा में भी देके आए हैं, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर्स और पैरामेडिक स्टाफ को। दर्शक जो हमें सुन रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये जो ट्रेनिंग है फर्स्ट एड या बेसिक लाइफ सपोर्ट की, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और ये आप विदेशों की अगर बात करेंगे तो ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है इस प्रकार की ट्रेनिंग, लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा है नहीं। तो अगर आपको मौका लगे तो आप जो फर्स्ट एड है उसको ज़रूर सीखें। ये एक स्किल है, ये खाली सड़क दुर्घटना में ही नहीं, अगर घर पे भी कोई हादसा होता है उसमें भी आपके बहुत काम आएगा। आप सड़क सुरक्षा एक्टिविस्ट हैं, तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं आप डे टू डे लाइफ में देखती हैं? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये सवाल कि सड़क सुरक्षा क्यों जी, तो लोगों को समझाना कि भाई सड़क सुरक्षा इसलिए क्योंकि इतने लोगों को हम हम खो रहे हैं हमारे बीच में से। फिर दूसरा एक चैलेंज जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने अपने राज्य में थोड़ा ज़्यादा देखा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था जब हम मदर्स की बात कर रहे थे कि महिलाओं की क्षमता को थोड़ा सा कम आंका जाता है। तो एज अ फीमेल रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट, महिला होने के नाते कई बार मुझे ये चैलेंज आता है कि जब मैं अपने जैसे मैं किसी सीनियर ऑफिसर्स से बात करती हूँ, या जैसे वो उम्र में भी बड़े होते हैं मुझसे और पोजीशन वाइज भी दे आर सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो एक थोड़ा सा जजमेंटल व्यू आ जाता है। जब तक कि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है या मैंने बातचीत शुरू नहीं की है, तो एक वो जजमेंटल व्यू रहता है कि क्या ये इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखती है। तो ये एक तरह का मेरे को चैलेंज आता है, जिसमें कि जो मेरा मेल पुरुष काउंटर पार्ट जो है, अगर वो मेरे साथ रहते हैं तो उन पे उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और मेरे पे थोड़ा सा उनको कम कॉन्फिडेंस रहता है, जब तक कि प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। खैर, शुरू होने के बाद तो फिर वो समझ में आ जाता है। तो ये एक निजी मैं कहूँगी चैलेंज है। और जो अगर मैं मुद्दे को लेके चैलेंज अगर कहूँ तो वो ये है कि अभी भी लोग सड़क सुरक्षा को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक कि हादसा स्वयं के घर में नहीं होता है, वो खाली अखबार के न्यूज़ बन के रह जाता है।
तो ये खाली सरकार का या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो हमारे राज्य में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका आंकड़ा कम हो, और ये आंकड़ा सबके प्रयासों से और सबकी जागरूकता से ही कम हो सकता है। कई बार रोड पर कोई गाड़ी चल रही होती है तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये गाड़ी जो है एक महिला चला रही है। जी। आपने कहा कि जजमेंटल होते हैं, ये एक मानसिकता बन गई है कि जबकि अगर आपके पास आंकड़े होते हैं, आप बताइए कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट उसमें कितना होता है कि महिला चालक द्वारा जो दुर्घटना के आंकड़े हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी कम होंगे। बाकी आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी हमारे दर्शकों को इस विषय में। बिल्कुल आपने सही कहा, जितने भी सर्वे हुए हैं, जो भी आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, और जो आप इंश्योरेंस के आंकड़े अगर आप उठाएंगे, इंश्योरेंस का डेटा, तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा सुरक्षित ड्राइवर्स होती हैं, ठहराव के साथ गाड़ी चलाती हैं, और जो पुरुष होते हैं क्योंकि उनको माना जाता है कि ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ज़्यादा क्योंकि इन्वॉल्वमेंट भी उनका ज़्यादा रहता है, तो आंकड़ों के वाइज देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो कम दुर्घटना में इन्वॉल्व होती हैं और पुरुष ज़्यादा होते हैं। और विदेशों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ तो बल्कि इंसेंटिव भी दिए जाते हैं इस तरीके के कि अगर आप महिलाएं हैं तो आपको इंश्योरेंस में इंसेंटिव मिलेगा और वो पुरुषों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी स्टडी ये कहती है कि महिलाएं कम दुर्घटना में शामिल होंगी तो उनका जो क्लेम है वो बचेगा। जी, नेहा खुल्लर जी, आज आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हैं। बहुत सारी जानकारी आज आपके माध्यम से हमारे सारे दर्शकों तक पहुंची है। चलते चलते क्या एक ख़ास बात है जो आप हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? देखिए, मैं फिर से अपने आप को दोहराना चाहूँगी, जैसा कि मैंने कहा कि जो सड़क दुर्घटना के आंकड़े हैं ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये खाली सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक साझी जिम्मेदारी है। जब तक कि हम स्वयं अपने अंदर इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई ये जो आंकड़े हैं इसे हमें कम करना है, चाहे आम नागरिक की तरह हम रूल्स को फॉलो करके ही क्यों ना इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे, वो हमें करने की सख्त आवश्यकता है। और महिलाओं से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप आगे आए, अपने घर परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में लें, और जो भी नियम आपको लगते हैं कि आपके बच्चे, आपके पति, आपके घर वाले फॉलो करें तो प्लीज़ आप उनको फॉलो करवाएं और मदद करें हमारे राज्यों को कि ये दुर्घटनाओं के आंकड़े किसी तरह कम हों। स्टूडियो में आने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू सो मच, और घर परिवार की पूरी टीम के लिए धन्यवाद।